Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Jai Shri Krishna. Good afternoon. Good afternoon. Very good afternoon. Jai Mahakal. Jai Shri Krishna. Jai Jai Shri Krishna. Jai Mahakal. Ram Ram. Ram Ram. Ram Ram. Ram Ram. राम ही राम. राम ही राम. आ जाओ. आ गए सभी. करें शुरू. आ जाओ. करते हैं शुरू. लास्ट तक अब तक हम अभी 2D मेंसुरेशन ही चल रहा है हमारा. 2D मेंसुरेशन ही चल रहा है. 2D मेंसुरेशन मतलब त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, छह भुज, है ना. ये जो कागज पे जो आकृतियां बन सकती है अभी वही चल रही है. यानी 2D मेंसुरेशन अभी हमारा रनिंग पे है. ठीक है. मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आज शायद हमारा 2D वाला खत्म होके हम 3D वाले यानी गोले, शंकु, बेलन, अर्धगोले इन पे आ जाएंगे. तो शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन. आज का पहला क्वेश्चन. एक समषष्ठभुज के आकार के किसी खेत का क्षेत्रफल 2400 √3 मीटर स्क्वायर है. 16.80 रुपए की दर से इसके चारों तरफ बाढ़ कराने की लागत क्या होगी? इनकी पीडीएफ ये एक बार कंप्लीट हो जाता है. कंप्लीट होने के बाद में इनकी पीडीएफ एक साथ बना के फिर उसमें डाल देंगे, या फिर जितने अभी तक हो गए हैं. अभी तक मेरे पास 3 स्लाइड बन गई है, तो जो 3 स्लाइड है वो मैं आपको अपलोड करवा दूंगा. ये अभी रनिंग में है तो ये भी अपलोड होगी नहीं, क्योंकि ये तो अभी चल रही है. तो इससे पहले 3 स्लाइड हो चुकी है, उन 3 स्लाइड को मैं अपलोड करवा दूंगा. तो समषष्ठभुज आकार वाले किसी खेत का क्षेत्रफल 2400 √3 है. तो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल होता है एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का 6 गुना. समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का 6 गुना. तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हो गया 6 गुना बराबर समषष्ठभुज का क्षेत्रफल, जो कि बराबर दिया है 2400 √3. √3 से √3 कट गया. 3 2 24 ए स्क्वायर बराबर 1600. ए बराबर आ गया 40. यानी समषष्ठभुज की भुजा जो है वो 40 की है. भुजा 40 की आ गई. अब इसकी परिधि निकाल लो, परिमाप निकाल लो. समषष्ठभुज का परिमाप, क्योंकि बाढ़ तो परिमाप पे ही होगी. का परिमाप परिमाप होगा 6 गुना भुजा, 6 ए. भुजा 40 है तो परिमाप आ गया 240 मीटर. अब लागत निकाल लो, खर्चा निकाल लो. खर्चा हो जाएगा 240 पे करवाना है और भाव है 16.80 का. 8 चौक 32. एग्जैक्टली तो नहीं पता कितना आएगा, लेकिन इकाई का अंक 2 आएगा. इस हिसाब से सी आपका आंसर हो गया.
है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। 95 कहता है दी गई आकृति एक समषष्टभुज है। ये जो पी क्यू आर एस टी यू, ये जो है ये समषष्टभुज है। समषष्टभुज है, इसके अंदर त्रिभुज जो बना हुआ है इसकी भुजा 12 है। भुजा 12 सेंटीमीटर दी हुई है। ये 12 है तो ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12। समषष्टभुज है तो सारी भुजाएं 12 12 हो गई। अब इसके अंदर जो त्रिभुज दिया हुआ है एस क्यू यू, उसका क्षेत्रफल निकालो। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अगर आपने फॉर्मूले पढ़े हो तो फॉर्मूले में देखा होगा कि ये जो त्रिभुज बनता है ये सबसे बड़ा त्रिभुज होता है। समषष्टभुज के अंदर बनने वाला सबसे बड़ा त्रिभुज। अब इस त्रिभुज की खास बात यह है कि यह त्रिभुज और जो बाहर बचा हुआ है, जो बाहर टुकड़े बचे हुए हैं, इनका क्षेत्रफल बराबर होता है। यानी ये इस समषष्टभुज का आधा क्षेत्रफल है। ये इस समषष्टभुज का आधा क्षेत्रफल है। मतलब अगर ये जो बाहर वाला क्षेत्रफल है, ये जो बच गया ये क्षेत्रफल, और ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो त्रिभुज के अंदर है वो क्षेत्रफल, दोनों बराबर होते हैं। और ये सबसे बड़ा त्रिभुज भी होता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, किसी समषष्टभुज के अंदर बनने वाला सबसे बड़ा त्रिभुज। तो सबसे बड़ा त्रिभुज यही बनेगा। हाँ, घुमा सकते हो, इन दो भुजाओं को मिलाकर यहां बना दो या वहां बना दो, ये हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा त्रिभुज क्षेत्रफल के लिहाज से यही बनेगा। और इसका क्षेत्रफल बराबर होता है सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। समषटभुज के अंदर सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा समषटभुज का क्षेत्रफल। ये आधा होता है। जो हमारा समषटभुज होता है उसके क्षेत्रफल का ये आधा होता है। और समषटभुज का क्षेत्रफल होता है 6 गुणा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये कैंसिल कर लो, ए का मान रख दो। ये 3/√, 3 गुणा √3/4 गुणा ए का मान हमें दिया हुआ 12, तो हो गया 12 × 12, 4×3 = 12, 6×5 = 72, 12×9 = 84, 12×9 = 108, सॉरी 108 √3। ये आपका आंसर हो गया। तो ये याद रखने वाली बात है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सूत्र है ये। किसी सम षटभुज के अंदर बढ़ने वाला सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल उस सम षटभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, उसका आधा होता है। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं।
ए बी सी डी ई एफ एक समषटभुज है, इसमें त्रिभुज ए सी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए ई एफ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखो ये कौन से दो त्रिभुज है, ये कौन से दो त्रिभुज है? गौर करो, ध्यान से देखो। पहले चित्र बनाओ, सबसे पहले चित्र बनाओ, चित्र बना के उसमें देखो ए सी ई कौन सा त्रिभुज है और दूसरा नाम दिया हुआ है ए ई एफ। ए ई एफ कौन सा है ये देखो, पहचान करो कि ये कौन से त्रिभुज है। हाँ, बनाओ। ए बी सी डी ई एफ। अब जिनका जिक्र किया गया उनके बारे में बात करते हैं। एक जिक्र है ए ई एफ का, ए ई एफ यानी एक इस त्रिभुज का जिक्र किया गया। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसकी बात की गई है। ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात हुई है। अच्छा, दूसरा त्रिभुज कौन सा है? ए ई एफ। ए ई एफ हो ही गया, और कौन सा था एक? ए सी ई। ए सी ई यानी एक इस त्रिभुज की बात हुई है। इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। ये जो पिंक वाला त्रिभुज है और जो ग्रीन वाला त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है कि कितना होगा। अब थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो बड़ा आराम से हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो हो जाएगा। देखो, इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सबसे बड़ा त्रिभुज है, सबसे बड़ा त्रिभुज है। इसका क्षेत्रफल तो हम जानते हैं, क्षेत्रफल बराबर 1/2 कौन सा का, इसका नाम क्या है? ACE। त्रिभुज ACE, त्रिभुज ACE बराबर 1/2 गुणा समषट फलक का क्षेत्रफल, और सॉरी समषट भुज का क्षेत्रफल। एक बटा दो समषट फलक 6 गुणा √3/4 ए स्क्वायर। तीन बटा चार, 3√3/4 ए स्क्वायर। ये आ गया आपके इस त्रिभुज का। अब इस वाले त्रिभुज का निकालना है, ये कैसे निकले? आ जाओ, ये भी निकलेगा। समषट फलक का जो केंद्र है, केंद्र मान लेते हैं यहाँ है, जहां कहीं भी मान लो बीच में होगा एकदम, ये केंद्र हो गया। अगर मैं केंद्र को मिला दूं तो देखिए ये दो समबाहु त्रिभुज हो गए, दो समबाहु त्रिभुज हो गए। गौर करिए, एक समबाहु त्रिभुज तो आपका ये वाला हो गया, एक प्लस एक, दो समबाहु त्रिभुज हो गए। और ये दो समबाहु त्रिभुज का भी आधा है, आधा इधर है और आधा इधर है, तो यानी दो समबाहु त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है उसका आधा है। दो समबाहु त्रिभुज है नहीं, अब कैसे पता चला समबाहु त्रिभुज है? ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये बराबर। हमने पहले ही पता है कि समषष्ठ भुज के अंदर
केंद्र को मिलाने के बाद सारी दूरियां बराबर हो जाती है। ये बराबर है तो ये समबाहु हो गया। ये और ये भी बराबर, ये तीनों बराबर है, ये भी हो गया। तो ये दो समबाहु त्रिभुज का भी आधा हो गया, आधा। तो ये क्षेत्रफल बराबर हुआ, नाम है इसका AEF, बराबर 1/2 गुणा दो समबाहु त्रिभुज का आधा। एक बटा दो गुणा एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का √3/4 a²। ये 2 से 2 कट गया, ये आ गया √3/4 a²। अब दोनों का अनुपात निकालना है, अनुपात निकाल लो। भाग देने पर क्षेत्रफल त्रिभुज ACE, क्षेत्रफल त्रिभुज AEF बराबर, वो है हमारा 3√3/4 a²। ये है √3/4 a²। कैंसिल आउट करने पर ये आ गया 3:1। ये 3:1 हो गया। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। डायरेक्ट रिजल्ट याद है आपको तो सीधा रिजल्ट भी ले सकते हो, सीधा रिजल्ट भी ले सकते हो। इनका 3:1 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इनको क्या समबाहु त्रिभुज के हिसाब से याद रखते हैं। ये जो होता है ये 6 समबाहु, ये टोटल 6 समबाहु त्रिभुज होता है ना। समषष्ठ भुज को हम इस तरीके से पढ़ते नहीं कि 6 भुजाओं वाला है, बल्कि पढ़ते इस तरीके से कि ये 6 समबाहु त्रिभुजों को जोड़ के बना हुआ है। जो 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं उनको जोड़ के बना दिया इसको। 6 समबाहु त्रिभुज लिए बराबर बराबर साइज के और उनको जोड़ दिया, तो ये स्लाइसिस की तरह हो गया ना। तो जो हम इसको पढ़ते हैं वो इस तरीके से रखते हैं। एक्चुअली ये जो है ये 6 समबाहु त्रिभुज है जिनको मिलाकर इसको बनाया गया। ये 6 समबाहु त्रिभुज है, सबके सब बराबर। और इसमें दो प्रकार के त्रिभुज बनते हैं। एक तो बनते हैं दो भुजाएं ले लो और एक विकर्ण ले लो, दो प्रकार के इसमें त्रिभुज बनते हैं। दो प्रकार के त्रिभुज, एक तो दो भुजा और एक विकर्ण। सम षटभुज जो है इसकी दो भुजाएं ले लो और एक विकर्ण ले लो। और एक बन सकता है तीनों विकर्ण ले लो। दो भुजा और एक विकर्ण लेके बना सकते हो, और एक बना सकते हो तीनों के तीनों विकर्ण ले लो। देखो, दो भुजाएं ले ली, एक विकर्ण ले लिया, कोई भी दो भुजाएं, इसको देख रहे हैं, कोई भी दो भुजाएं ले लो। जैसे ये दो भुजाएं, एक ये ले ली और एक ये ले ली, दो भुजाएं ले ली, भुजा 1 भुजा 2, दो भुजाएं ले ली, एक विकर्ण ले लिया, ये त्रिभुज। अब ये जो त्रिभुज होता है, जब दो भुजाएं और एक विकर्ण लेते हो तो इसका क्षेत्रफल बराबर होता है एक समबाहु त्रिभुज। वैसे तो मैंने क्या बताया था, दो समबाहु त्रिभुज का आधा। अब दो समबाहु त्रिभुज का आधा, दो से दो कट जाएंगे,
एक समबाहु त्रिभुज बच जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल होता है एक समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है जब आप तीनों के तीनों विकर्ण लेते हैं। जब आप तीनों के तीनों विकर्ण लेते हो, जैसे ये विकर्ण ले लिया, ठीक है, ये भी विकर्ण ले लिया, ये भी विकर्ण ले लिया। इस बार आपने कोई भी भुजा काम में नहीं ली, तीनों के तीनों विकर्ण काम में लिए, तीनों के तीनों विकर्ण काम में लिए। तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है 3 समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का 3 गुना कर दूं तो ये 2 प्रकार के त्रिभुज इसके अंदर बनते हैं। किसी समषष्ठभुज के अंदर 2 प्रकार के बनते हैं। आप 2 भुजाएं एक विकर्ण ले लो, या फिर तीनों के तीनों विकर्ण ले लो, भुजाएं लो ही मत। तो 2 प्रकार के त्रिभुज बनेंगे। ये वाला जो त्रिभुज होता है, जो 2 भुजाएं और एक विकर्ण लेने से बना है। देखो 3 भुजाएं लेके नहीं बना सकते आप। 3 भुजाएं लेके त्रिभुज कैसे बनेगा? बन ही नहीं सकता। अगर मैं 3 भुजाएं लूं, जैसे मान लो एक ये ले ली, एक ये ले ली और एक ये ले ली, तो क्या त्रिभुज बनेगा? नहीं। तो त्रिभुज बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? 2 भुजा और एक विकर्ण लेना होगा, या फिर तीनों के तीनों विकर्ण लेने होंगे। तो 2 भुजा और एक विकर्ण लेता हूं तो ये जो त्रिभुज बनता है, ये एक समबाहु त्रिभुज के बराबर होता है। अगर मैं तीनों विकर्ण लेता हूं तो ये फिर ये जो त्रिभुज बनता है, इसका क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज से 3 गुना होता है, 3 समबाहु त्रिभुजों के बराबर होता है। और खुद समषष्ठभुज जो है वो 6 समबाहु के बराबर होता है। तो ये 6 समबाहु, ये 3 समबाहु और ये एक समबाहु त्रिभुज के बराबर होता है। ठीक है। अगला इस क्वेश्चन में क्या, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, त्रिभुज का नाम है ई सी डी। ई सी डी ये त्रिभुज आ गया ई सी डी। गौर करोगे तो 2 समबाहु त्रिभुज का आधा है। 2 समबाहु त्रिभुजों को मिलाकर आधा कर दो तो ये आता है। 2 समबाहु त्रिभुज का आधा मतलब एक समबाहु त्रिभुज। तो ये एक समबाहु त्रिभुज के बराबर हो गए। देखो इस ध्यान से देखो, ये क्या हुआ है, ये 2 समबाहु त्रिभुज मतलब फर्स्ट और सिक्स्थ वाला 2 समबाहु त्रिभुजों को जोड़कर अगर मैं आधा कर दूं तो ये बच जाएगा। तो ये एक समबाहु त्रिभुज के बराबर हो गया। कौन सा पूछे? ई सी डी। अच्छा वो है, ई सी डी भी वही बात है, ठीक है, ई सी डी भी वही है, ये तो हो ही गया था। 2 भुजाएं और एक विकर्ण है, 2 भुजाएं और एक विकर्ण है। एक समबाहु त्रिभुज के बराबर होगा √3/4 a²। ए का मान 12 है, 36√3। ये आंसर सही है। ठीक है। अगला सवाल, एक समषटभुज है, क्वेश्चन शायद थोड़ा छोटा है, नहीं दिख रहा हो। एक समषटभुज है, उसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो बताओ उनका जो परिमाप है उसमें क्या अनुपात होगा? उनके परिमाप में क्या अनुपात होगा? चारों ओर का मतलब 4 भुजाएं नहीं होती, चारों ओर का मतलब है चारों दिशाओं की बात होती है। 4 दिशाओं में कवर हो जाता है हमारा। तो चारों ओर मतलब 4 भुजाएं नहीं होती, चारों ओर की लंबाई
का मतलब यहाँ पे गलत समझ रहे हो, चारों ओर का मतलब चार भुजाएं, ऐसे नहीं होता। जैसे व्रत है, तो व्रत में भी अगर हम कहें चारों ओर की लंबाई, तो वो परिधि होती है। तो चारों ओर का मतलब चारों दिशाएं। अब चारों दिशाओं में सब कुछ कवर हो जाता है। अनिल सर, चारों ओर का मतलब चार भुजाओं से नहीं होता। चारों ओर का मतलब चार दिशाओं से होता है, कि चारों दिशाओं में जो टोटल लंबाई आएगी वो कितनी आएगी। तो समषटभुज की भुजा मान लो, इसकी भुजा ए मान लो। दो आकृति हैं, इसकी भुजा ए मान लो, इसकी भुजा बी मान लो। समषटभुज की भुजा ए है और वर्ग की भुजा बी है। तो यहाँ पे दिया गया है समषटफल का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुणा 6 समबाहु त्रिभुज, और उसका हो जाएगा वर्ग का भुजा स्क्वायर, ये बी स्क्वायर के बराबर हो गया। इन्हें कट कर लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, दो उधर चला जाएगा, 3√3 a² बराबर 2 b²। b² यहाँ ले आऊं तो a² बट्टा b² बराबर हो गया 2, जिसे मैं लिख सकता हूँ a/b लिख के स्क्वायर एक साथ कर देता हूँ, दो उधर चला जाएगा, a/b बराबर a/b। ये a/b आ गया। अब आगे क्या पूछा है, परिमाप। तो परिमापों का अनुपात हो जाएगा समसठ फलक का परिमाप समसठ भुज का परिमाप। इसका हो गया 6 गुणा भुजा, और वर्ग का हो गया 4 गुणा भुजा। छह गुणा भुजा, इसकी भुजा ए है तो 6 गुणा ए हो गया, उसकी भुजा बी है तो 4 गुणा बी हो गया। ये भी कट गए, 3/2। ए बी का मान, a/b का मान ये आ जाएगा √2/3 यहाँ काटते टाइम थोड़ी सी सावधानी बरतो। ये 3 है, ये 2 है, इसे अलग अलग कर लो, √2 √3, और एक अंडर रूट के अंदर √3 है, ठीक है। अब ये जब हम काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये √3 बच जाएगा, नीचे √2 बच जाएगा, और साथ में एक बट्टा और बच जाएगा √3। और यहाँ पे परिमेयकरण कर दूं, चिन्ह बदल के √2 से गुणा और √2 का भाग दे दूं, तो ये हो जाएगा √2 गुणा √3 √6 हो जाएगा, √2 से 2 हट जाएगा और हो जाएगा √3 अंडर रूट। ये हमारा डी आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये बीच में कहाँ से आ गए, ये दो बीच में, ठोस गोला कहाँ से आ गया, गोला आ गया, ये भी अर्धवर्त, हाँ ये ठीक है। एक बार इसको लो,
में गोला आ गया। ठीक है, चलो पहले एक बार इसको करते हैं, गोले पे फिर आएंगे। समचतुर्भुज का 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के भीतर बनाए जा सकने वाले विशालतम त्रिभुज का क्षेत्रफल। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के भीतर बनाए जा सकने वाले विशालतम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बड़े से बड़ा त्रिभुज कितना बना सकते हो? बड़े से बड़ा, किसी अर्धवृत्त के अंदर बड़े से बड़ा त्रिभुज कितना बना सकते हो? किसी अर्धवृत्त के अंदर बड़े से बड़ा त्रिभुज, अगर अर्धवृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो तो अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान से सोचो। यहाँ पे दिमाग लगाओ, क्योंकि सवाल दिमाग लगाने का है। अब इस क्वेश्चन में बड़े से बड़ा त्रिभुज बनाना है, बड़े से बड़ा त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसका आधार तो हमेशा फिक्स रहेगा, आधार तो हमेशा फिक्स रहेगा, आधार तो हम चेंज कर ही नहीं सकते, क्योंकि आधार तो हमेशा यही रहेगा ए बी। बस ऊंचाई बदल सकते हैं, और ऊंचाई भी कब? अगर ये लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, तो हमें ऊंचाई थोड़ी कम मिलेगी। इस केस में हमारी ऊंचाई सिर्फ इतनी होगी, है ना। इस केस में हमारी ऊंचाई इतनी होगी। ऊंचाई कम होगी तो क्षेत्रफल भी कम आएगा। अगर एकदम बीचों बीच ले, यहां पर एकदम बीचों बीच अगर यहां ले, इस केस के अंदर हमारे त्रिभुज को सबसे ज्यादा ऊंचाई मिलेगी, और ऊंचाई ज्यादा होगी तो क्षेत्रफल ज्यादा होगा। देखो आधार तो सबका ही सेम है। अब इसके ऊपर मैं कोई भी त्रिभुज बना लूं, सबका आधार तो सेम है, लेकिन ऊंचाइयां अलग अलग है। इस केस में मुझे ऊंचाई सबसे ज्यादा मिलेगी, मैक्सिमम हाइट मिलेगी। और मैक्सिमम हाइट किसके बराबर होगी? त्रिज्या के बराबर। और आधार कितना हो जाएगा? व्यास के बराबर, यानी 2 गुना त्रिज्या। सबसे बड़ा त्रिभुज, सबसे बड़ा त्रिभुज क्या? सबसे बड़ा त्रिभुज मतलब जिसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा हो। क्षेत्रफल सबसे बड़ा हो, और क्षेत्रफल आता किससे? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से। आधार तो हमेशा ही आपका ए भी रहेगा, तो आधार तो बदल नहीं सकता, 1/2 भी वही रहेगा, आधार भी वही रहेगा। अब मामला है इन सारे त्रिभुजों में, मामला है ऊंचाई का। जिसके पास ऊंचाई ज्यादा है उसका क्षेत्रफल ज्यादा है। और सबसे ज्यादा ऊंचाई कब हो सकती है? जब आप एकदम बीचों बीच लो, इस समय हाइट सबसे ज्यादा मिलेगी। सबसे ज्यादा हाइट होगी तो क्षेत्रफल भी सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो यही वो क्षेत्रफल है जो सबसे बड़ा होगा। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार 2r, ऊंचाई r। तो सबसे बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, अर्धवर्त पर बना सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है r²। अब r का मान रख दो, r का मान रख दो। r का मान कितना है? 4। आंसर आ गया 16। तो फर्क क्या पड़ता है? समकोण त्रिभुज से हमें क्या फायदा मिलेगा? ये कोण 90 का है, अभी क्या फायदा? ये कोण 90 का है, ये कोण 90 का है। चलो बताओ। अब तो कौन सी जगह पर में लगानी है, ये भी तो देखना पड़ता है ना। कौन सी जगह कौन सी पर में लगानी है, ये थोड़ी है कि कोई पर में अर्धवर्त आ गया तो समकोण वाली पर में लगानी है, ऐसे थोड़ी है। सवाल के आधार पे पर में लगाई जाती है कि कौन से सवाल के लिए कौन सा सुटेबल है, कौन से सवाल के लिए कौन सी पर में सुटेबल है। अब अर्धवर्त की मान लीजिए 10-15 पर में, तो 10-15 पर में से कौन सी पर में इस सवाल के लिए ज्यादा सुटेबल होगी, फिर वो लेके आनी पड़ती है। मान लीजिए कोण 90 का है, चलो आपने कहा कि अर्धवर्त का कोण 90 होता है, हो गया। ये भी पता चल गया समकोण त्रिभुज है।
इससे इस क्वेश्चन को क्या लेना देना, इस क्वेश्चन में इस प्रमेय का क्या लेना देना। और मैं कहूं कि एक प्रमेय कहती है कि अर्धवर्त का क्षेत्रफल वर्त का आधा होता है, इस सवाल को उस प्रमेय से क्या लेना देना। तो पहले ये भी तो देखो ना कि सवाल क्या है और कौन सी प्रमेय उस सवाल के लिए काम करेगी। ये थोड़ी कि वो सवाल अर्धवर्त का नाम आ गया तो उसकी जो प्रमेय है बस वो सीधी काम आ जाएगी। सवाल को भी तो देखना पड़ता है कि कौन से सवाल के लिए कौन सी चीज है ना। जब घर में मान लीजिए आपके कोई बीमार पड़ता है या पेट दुखता है या सर दुखता है, तो क्या हम कोई भी दवाई दे देते हैं, है ना। दवाई तो बीमारों को दी जाती है। तो कोई भी चाहे सर दुखे, पेट दुखे, बुखार हो, जुकाम हो, कुछ भी हो, क्या एक ही दवाई चल जाती है? नहीं ना। क्यों? बीमारी कौन सी है उसके लिए दवाई होती है, ऐसा नहीं कि कोई भी दवाई चल जाती है। तो पहले क्वेश्चन तो देखो, क्वेश्चन कौन सा है, उस पर कौन सी परमिट ठीक है। अब समकोण त्रिभुज बन गया, क्या उपयोग करोगे इसका, इसका क्या उपयोग करोगे। चलो ये 90 का हो गया, अरे ये भी 90 का हो गया, अब उपयोग बताओ। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा त्रिभुज बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो बात समझ रहे हो कि ये अर्धवर्त का कोण समकोण होता है, मानता हूं मैं, बिल्कुल मानता हूं, पूर्णतः मैं सहमत हूं आपसे कि अर्धवर्त का कोण 90 का होता है। इस बात से मैं पूर्ण सहमत हूं, नंबर एक। नंबर दो, मैं इस बात से भी सहमत हूं कि 90 का कोण है, समकोण त्रिभुज है, नंबर दो। इन दोनों बातों से सहमत हूं। अब आपसे इतना बताइए कि इन दोनों बातों का यूज करके आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा त्रिभुज बड़ा है और कौन सा छोटा है। इस बात का आपके सवाल के साथ क्या रिलेशन है वो समझाओ। और कोई रिलेशन नहीं है तो ये सिर्फ प्रमेय है जिसका सवाल से कोई वास्ता नहीं है। एक प्रमेय ये भी है कि अर्धवर्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या काम गई, अर्धवर्त है, प्रमेय भी है, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं है इसका। तो प्रमेय भी वही यूज करनी पड़ती है जो वहां पे कारगर हो, सवाल के अनुरूप हो, ना कि कोई भी प्रमेय। अगला क्वेश्चन, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। समचतुर्भुज है। अभी भी आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मैं जो समझाना चाहता हूँ वो समझो। देखो, एक अर्धवर्त की मान लीजिए 50 परमें है, 50 परमें काम नहीं आती है, उससे सवाल को देख के परमें देखनी पड़ती है कि इस सवाल के लिए ये परमें काम आएगी। परमें तो होती है। अब त्रिभुज है, त्रिभुजों पे 50 परमें है, लेकिन क्या एक सवाल में 50 परमें काम आती है? नहीं आती ना। अब जैसे ये रहा, अब ये समचतुर्भुज है, इसके क्षेत्रफल के कई सूत्र हैं, है ना। अब आप कौन सा लगाएंगे, वही लगाएंगे ना जो इस सवाल के साथ मैच करता हो। इस सवाल से मैच करने वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ना कि कोई भी फॉर्मूला ले आए, वो यहाँ पे काम थोड़ी करेगा। यहाँ पे अब आप फॉर्मूला लगाओगे, क्षेत्रफल बराबर 1/2, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, D1 गुणा D2। यही क्यों लगाया, यही क्यों लगाया, क्योंकि सवाल में यही दिया है। तो जो सवाल में दिया है उसे ही तो काम में लोगे, और उसे काम में लोगे तो उसके अनुरूप ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसलिए ये लगेगा। अब सेम वापस से समचतुर्भुज आ गया। इस बार भी क्षेत्रफल पूछा है, पिछली बार भी क्षेत्रफल पूछा था, इस बार भी क्षेत्रफल पूछा है, लेकिन इस बार गौर करो, इस बार हमें दिया है एक विकर्ण दिया है वो 48 है, और एक भुजा दी है वो 26 है। अब आपका वो सूत्र नहीं लगेगा। इस बार आपको देखना होगा कि कैसे दूसरा विकर्ण निकालू, क्योंकि दूसरा विकर्ण तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो भुजा दी हुई है, यहाँ तो भुजा दी हुई है।
ये आपका समचतुर्भुज हो गया ए बी, ए बी सी डी। अब समचतुर्भुज की भुजा 26 है, तो अगर ये 26 है तो फिर तो सारी 26 हो जाएगी। एक विकर्ण हमें दिया हुआ है, वो है 48। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तथा 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये 90 का कोण भी है। 48 वो है, 48 है तो ये आधा आधा हो जाएगा, यानी 24 24, 24 यहाँ रह जाएगा और 24 यहाँ चला जाएगा। इसे x, तो ये भी x हो गया। ठीक है, अब हम लगा सकते हैं इस त्रिभुज के ऊपर। इस त्रिभुज को मैं O कह दूं, त्रिभुज AOB में ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हमारे पास इनके लिए एक ट्रिपलेट है। इसके लिए एक ट्रिपलेट है, वो है 10 24 26 का। वैसे 10 24 26 की जरूरत नहीं है आपको, है ना। ये है आपका 5 12 13। अगर 5 12 13 ट्रिपलेट है ना, 5 12 13 तो आप जानते ही हैं, 5 12 13 ट्रिपलेट है, तो 2 से गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो, ये ट्रिपलेट ही बनेगा। फिर इसको किसी से भी गुणा करोगे तो भी ये ट्रिपलेट ही बनेगा। 10 24 26 ये भी ट्रिपलेट ही होगा। अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं तो 15 36 39 ये भी ट्रिपलेट होगा। अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूं 20 48 52 तो ये भी ट्रिपलेट होगा। एक बार कोई ट्रिपलेट हो जाता है तो फिर आपको उसको किसी से भी गुणा कर लो, वो ट्रिपलेट ही रहता है। 2 से 3 से 4 से 5 से गुणा करोगे तो वो ट्रिपलेट ही रहता है। तो इसलिए कभी अगर बड़े नंबर आ जाए तो काट के छोटे करके देख लो ट्रिपलेट कौन सा है। जैसे मान लो सपोज करो आपके पास 20 ये वाला आ जाता है, देखो जैसे मान लो आपको नहीं पता 20 48 और 52 आ गया, है ना। तो ये कट रहा है किसी पहाड़े पे, 4 पे कट रहा है तो काट लो। 5 12 13, अगर वो ट्रिपलेट है, कटने के बाद भी ट्रिपलेट है, मतलब वो ट्रिपलेट था, शुरू में भी ट्रिपलेट था, और कटने के बाद वो ट्रिपलेट नहीं है तो फिर वो नहीं है। तो इसमें आपकी एक्स आ गई 10। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और 4 से गुणा कर देंगे। क्षेत्रफल त्रिभुज ए ओ बी, और वैसे चाहो तो सीधा भी निकाल सकते हो, सीधा भी निकाल सकते हो। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 90 यहाँ है तो ये हो गया 24 गुणा 10 12, ये 120 आ गया। 120 त्रिभुज का है, ऐसे इसमें 4 त्रिभुज है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया 4 गुणा। चाहो तो सीधा भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी, और चाहो तो एक त्रिभुज का निकाल के 4 से गुणा भी कर सकते हो, बात वही आएगी। वैसे निकालो तो वैसे निकाल सकते हो, 1/2 D1 D2। 1/2 D1 D2। D1 है हमारे पास 48, D2 हमारे पास आया 20। ठीक है, दोनों में से कोई भी तरीके से आप कर सकते हैं। ये तो वही वापस आ गया। समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई एक की 24 है और एक की 18 है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/2 D1 D2।
ठीक है। अगला सवाल। एक समचतुर्भुज के दो विकर्ण है, एक की लंबाई 6 है और एक की 8 है, तो समचतुर्भुज की भुजा कितनी होगी? भुजा बराबर होती है, चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला बना के रख सकते हो, अंडर रूट D1 का स्क्वायर, अच्छा D1 प्लस D2 का स्क्वायर, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर का अंडर रूट का आधा, ये भुजा होती है। तो 1/2, एक भुजा 6 है और एक 8 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। और चाहो तो वैसे निकाल लो। ये विकर्ण का आधा D1/2, ये D2/2, ये 90 का कोण, तो ए स्क्वायर बराबर हो गया D1/D2 का स्क्वायर, D1/2 का स्क्वायर, D2/2 का स्क्वायर, ये इन तीनों में रिलेशन हो जाता है। ठीक है ना। अगला सवाल, अब आगे 3D पे। अब 3D पे आ गए, अब गोले, शंकु और घन घनाभ। अब घन घनाभों पे आ जाओ। फिलहाल 2D से 3D पे आ गए। अब मेंसुरेशन ही है, मेंसुरेशन ही है। अब घन घनाभ, अब घन पे जाएंगे, घनाभ पे जाएंगे, फिर बेलन पे जाएंगे, फिर शंकु पे जाएंगे, फिर अर्धगोले पे जाएंगे, फिर पिरामिड पे जाएंगे, फिर प्रिज्म पे जाएंगे। अब अगला मैप हमारा ऐसे रहेगा। दो घनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 49 और 81 है, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा? तो भुजा मान लेते हैं, पहले घन की भुजा ए मान लो, A1 मान लो, पहले घन की भुजा A1, दूसरे घन की भुजा A2। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। 6a², तो पहले का हो गया 6a1 का स्क्वायर, दूसरे का हो गया 6a2 का स्क्वायर, और दोनों का अनुपात क्वेश्चन ने दिया हुआ है 49/81। 6 से 6 कट गए, ये हो गया A1/A2 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 7/9 का स्क्वायर। A1/A2 बराबर 7/9।
अब आयतनों का अनुपात। आयतन, पहले का आयतन हो गया A1 क्यूब, दूसरे का आयतन हो गया A2 क्यूब। पहले वाले की भुजा A1 है, दूसरे वाले की A2 है, तो A1 क्यूब बटा A2 क्यूब, A1 बटा A2 की होल क्यूब। ठीक है, घन का आयतन 5832, घन की भुजा ए बराबर 5832। तो ये हो गया 18। ए बराबर 18, भुजा 18 आ गई, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल छह गुना भुजा स्क्वायर।
ठीक है, अगला सवाल 108। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को 16 सेंटीमीटर लंबाई घन को 16 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार कंटेनर में गिराया जाता है, तो आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ है। यदि घन पूरी तरीके से डूबा हुआ है तो जल के स्तर कितना ऊपर उठेगा? ओ, ठीक है। एक क्यूब है, उसको गिराया गया है एक और क्यूब के अंदर। क्यूब को क्यूब में गिराया गया। ये एक क्यूब है, इसकी भुजा है 8। अब इस क्यूब को एक और क्यूब में गिराया गया है जिसमें पानी भी भरा हुआ है। ठीक है, इसमें इसको गिरा दिया गया। इसमें ऑलरेडी पानी भरा हुआ है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पानी का स्तर कितना बढ़ेगा जब ये इसके अंदर गिरेगा और डूब जाएगा, तो पानी का स्तर कितना बढ़ेगा? इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, ये इसकी। अब मान लेते हैं इसमें पानी की स्थिति, यहां तक पानी भरा हुआ है। यहां तक पानी भरा हुआ है। अब इसमें जैसे इस क्यूब को गिराया जाएगा, गिराते ही पानी का स्तर तो बढ़ेगा। पानी का स्तर तो बढ़ेगा। पानी का स्तर कितना बढ़ेगा? पानी का आयतन उतना ही बढ़ेगा जितना इसका आयतन है, क्योंकि कोई चीज अपने आयतन के बराबर ही आयतन को विस्थापित करती है। आर्किमिडीज कह के गए कि कोई वस्तु अपने आयतन के बराबर ही आयतन को विस्थापित करती है। जितना उसका खुद का आयतन है उतना ही आयतन वो जनरेट करेगी। तो जब आप इसको गिराओगे तो इससे जो नया आयतन बनेगा, जो पानी का स्तर बढ़ेगा और ये जो नया आयतन बनेगा, ये बिल्कुल उतना ही होगा जितना इस खुद का आयतन है। यानी अब पानी में जो आयतन बढ़ेगा, अब जो नया आयतन आएगा, ये वही होगा। अब ये जो नया आयतन पैदा हुआ है, ये वाला, ये आयतन एग्जैक्टली उतना ही है जितना इस घन का आयतन है। अब ये जो नया आयतन बढ़ा है इसका, इसको h मान लेते हैं। इसको h मान लेते हैं। ये जो आयतन बढ़ा है, ये आयतन उतना ही बढ़ेगा जितने वस्तु गिरी है। जिसका आयतन जितना था उतना ही वो पानी को ऊपर उठाएगा। तो इसका आयतन बराबर इस बढ़े हुए का आयतन, और इसका आयतन हो जाएगा भुजा क्यूब 8 क्यूब। उसका आयतन हो जाएगा, लंबाई तो वही रह जाएगी 16, चौड़ाई भी वही रह जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी h। है ना? पहले वाले पानी से तो कोई लेना देना नहीं है। जो पहले से कंटेनर में पानी भरा पड़ा था उससे तो कोई लेना देना नहीं है। अब जो पानी का स्तर बढ़ा है, अब जो हाइट आई है, ये जो आयतन बना है, ये आयतन उसकी वजह से आया है। तो ये दोनों बराबर होंगे। तो h बराबर हो जाएगा 8 8 8 बट्टा 16 गुणा 8। 8 से 8 कट गया, 8 दूनी 16, 2 से 8 कट गया 4। तो इसकी हाइट बढ़ जाएगी 4। जो भी जल का स्तर था वो 4 और बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 109।
ठोस घनाकार पासे बनाने के लिए 4 सेंटीमीटर व्यास 14 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक स्टील की छड़ का यूज किया गया है। और यदि पासे की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 मिलीमीटर हो तो इस छड़ में ऐसे कितने पासे बनाए जा सकते हैं। मतलब एक छड़ के पासे बनाए गए हैं। और छड़ का मतलब बेलनाकार, छड़ बेलनाकार होती है। छड़ से पासे बनाए गए, यानी पासों का आयतन, जितने भी पासे बनाए हैं उन पासों का आयतन बराबर छड़ का आयतन, क्योंकि छड़ से ही पासे बने। है ना, तो दोनों का आयतन बराबर, छड़ का आयतन बराबर पासों का आयतन। जितनी छड़ होगी उसी से तो पासे बने होंगे ना, अलग से तो नहीं आया होगा। धातु तो वही काम आई होगी जो छड़ में थी, तो जो छड़ में धातु थी उसी से पासे बन गए। तो छड़ का आयतन बराबर पासों का आयतन। मान लीजिए n पासे बने, पासों की संख्या n है, एग्जैक्टली अभी नहीं पता कि कितने पासे बने होंगे, माना n पासे बने, तो छड़ का यानी बेलन का आयतन, छड़ यानी बेलन, बेलन का आयतन बराबर n गुणा घन का आयतन। सही है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। मान रख दो, पाई का मान 22/7, आर का मान, इसका व्यास 4 है, व्यास 4 है तो त्रिज्या 2 हो गई, ऊंचाई 14 बताई हुई है, एच 14 हो गई, और 4 इसे सेंटीमीटर में बदल लो, क्योंकि भुजा जो है वो 4 है। को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 का भाग दे दो, ये सेंटीमीटर में आ जाएगी, तो ये 0.4 सेंटीमीटर आ गई। पाई आर का मान 2, 2 × 2, एच का मान 14 बराबर n गुणा भुजा 0.4 की होल क्यूब। इसे बट्टे में ले आओ, 22 × 2 × 2 × 2 बटा 0.4 क्यूब, तो 4 × 4 × 4, दशमलव हटा के 10 × 10 × 10, 4 कट 2 11, ये कट 2, ये 5, ये 5, ये कट गया, ये आ गया 2650। अच्छा 2750। सही है, आगे बढ़े। अगला सवाल, 1 सेंटीमीटर मोटाई, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई, 21 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया गया है। ठीक है, एक चीज से दूसरी चीज बनती है तो आयतन तो वही रहता है, क्योंकि धातु वही रहती है तो आयतन भी वही रहता है, धातु वही रहती है तो आयतन भी वही रहता है।
ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा था कि ये जो सवाल है, ये मोटाई होगी, मोटाई का मतलब ऊंचाई होता है, तो ये ऊंचाई होगी, ये ऊंचाई होगी, ये चौड़ाई यानी बी हो गई, ये लंबाई यानी एल होगी। अब घनाभ का आयतन और घन का आयतन बराबर है, तो घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन। अब ये जो सवाल है, इन सवालों पे पेन भी नहीं चलना चाहिए। अगर पेन भी चला रहे हो, भी पहली बार कोई निकाल रहा है तो बात अलग है, उसकी तो अलग कहानी है, उसको तो हम नहीं कहते। लेकिन आप में से कोई अगर कोई दूसरी बार निकाल रहा है, रिवीजन कर रहा है, वो इन सवालों में पेन चला रहा है तो गलत है। ये तो सीधा सा है यार, ये 9 रहा, ये 81 रहा, 9 की क्यूब हो जाएगी, 3 3 कट जाएगा, भुजा आ जाएगी। अगला सवाल 111। 18 सेंटीमीटर किनारे वाले धातु का घन, 18 सेंटीमीटर किनारे वाले धातु का घन असमान आयाम वाले छोटे घन बनाने के लिए पिघलाया जाता है। यदि छोटे घनों के किनारे, किनारे मतलब भुजा होती है, भुजा 9 15 है, तो तीसरे छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करो। ये क्या हुआ? ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है। आयाम का मतलब लंबाई या चौड़ाई, डायमेंशंस है। आयाम शब्द मतलब डायमेंशंस, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीनों का डायमेंशंस अलग अलग है। एक का जो एक क्यूब है उसका डायमेंशन 9 है, दूसरे क्यूब का 15 है, तीसरे क्यूब का बताया नहीं तो मान लेते हैं एक्स है, और जो बड़े वाला क्यूब है उसका 18 है। एक 18 वाले घन को पिघलाकर 3 घन बनाए गए, एक 18 वाले घन को पिघलाकर 3 घन बनाए गए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बड़ा घन है 18 वाला, उसको पिघला दिया गया और पिघलाकर 3 घन इन लोगों ने बनाए हैं, बैक टू बैक, 1 2 3। ये जो 3 घन है, एक है हमारा कितना 9 का, एक 15 का, और एक के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अज्ञात। ये 9 का है, इसकी भुजा 9 है, इसकी भुजा 15 है, और इसकी भुजा अज्ञात है, इसकी भुजा 18 है। तो इससे ये 3 बने हैं, तो इसका आयतन बराबर इन तीनों का आयतन, 18 क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 15 क्यूब प्लस एक्स क्यूब।
कितना आएगा? एक्स क्यूब बराबर 1728। 1728 हो गया 12 का। एक्स बराबर आ गया 12। और अब हमें निकालना है तीसरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये यहाँ पे ये वाला मामला गड़बड़ हो जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 4 दीवारें, संपूर्ण पृष्ठीय ये ढक्कन और पेंदे का महाभारत है। ढक्कन और पेंदे की महाभारत है ना। ढक्कन और पेंदा जो है वो महाभारत खड़ा करता है। अब यहाँ पे इसका मतलब 576 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय ही पूछा है। फिर हाँ, कुल वाला लेना। यहाँ पे ये चीजें अधूरी सी छोड़ देते हैं लोग। और पहले भी जब ये घन की बातें कर रहे हैं तो फिर घन में ढक्कन वक्कन है ही नहीं, तो फिर क्या संपूर्ण पृष्ठीय है, क्या पृष्ठीय? फिर वही पृष्ठीय होगा, वही संपूर्ण पृष्ठीय होगा। भाई उन आकृतियों में पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय का सेंस निकलता है जिनके पास ढक्कन होता है, पैंदा होता है कि भाई ये ढक्कन लगा हुआ है। जैसे कोई गिफ्ट डब्बा है तो उसके पास ढक्कन है, तो वहां तो वो सेंस निकलता है। यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं निकलता पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय, है ना। घन के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो वही पृष्ठीय होता है, वही संपूर्ण पृष्ठीय होता है, क्योंकि सब कुछ एक जैसा ही होता है। तो ये बिना मतलब का अधूरापन बीच में छोड़ देते हैं। 112। हाँ, होना ही चाहिए ना। देखो उनमें तो फर्क आता है। आप बेलन में देखिए, बेलन में फर्क है, बेलन में फर्क है, शंकु में फर्क है, लेकिन घन में कहाँ फर्क है? घन में कैसे? अच्छा, घन में कैसे बताओगे आप ढक्कन कौन सा है? घन में आप कैसे बताओगे कि ढक्कन कौन सा है? घन में ढक्कन का कोई मतलब नहीं बनता, तो वहां पे वो फिर कंफ्यूज करने वाली बात है बिना मतलब में। ठीक है ना, तो वो बिना मतलब में फिर वो खाली कंफ्यूजन क्रिएट करता है, कोई मतलब तो उसका बनता नहीं है। और फिर छुपा छुपी क्या है? सीधा क्लियर करो कि भाई ये संपूर्ण पृष्ठीय होता है, ये वक्र पृष्ठीय होता है। पहले खुद से तय करो कि आप किसको वक्र पृष्ठीय बोलते हैं, और घन में किसे वक्र पृष्ठीय बोलोगे पहले ये समझाओ। उसमें तो 6 दीवारें होती है, क्या वक्र पृष्ठ हुआ और क्या संपूर्ण पृष्ठ हुआ? तो घन का आयतन दिया हुआ है। घन का आयतन मतलब 1 क्यूब दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 की होल क्यूब।
3 √3 को 3 बार गुणा करेंगे तो 81√3 आ जाएगा। ए बराबर आपके पास आ गया 3 √3। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये 162 आ गया। ठीक है, आ जाओ। 113। एक ठोस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.86 मीटर स्क्वायर है। इसे पिघलाकर 0.3 मीटर त्रिज्या वाले लंबवर्तीय बेलन बनाएंगे। बेलन की ऊंचाई कितनी होगी अगर पाई का मान 22/7 लिया जाए? टोटल एरिया जो होता है ना उसको कुल पृष्ठीय कहते हैं। पृष्ठीय, कुल पृष्ठीय, कुल का मतलब टोटल, जो टोटल एरिया होता है उसी का नाम है। जो मतलब पूरा जो एरिया होता है ना उसके ऊपर, किसी चीज के ऊपर जो टोटल एरिया है, पूरा सरफेस है उसका, वो टोटल एरिया कहलाता है। उसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। देखो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो पहले तो यहाँ पे 6a² दिया हुआ है। 6a² बराबर 4.86, जिससे a² बराबर आ गया 0. और जो कि हो गया 0.9 का स्क्वायर, स्क्वायर कट गया, a बराबर आ गया 0.9, यानी 0.9। ये आपका a आ गया। ठीक है, अब कहा गया है कि इसका आयतन यानी a³ बराबर है बेलन का आयतन πr²h। ये 0.9 का क्यूब, 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9, पाई यानी 22/7, आर हमें दिया है 0.3, 0.3 इंटू 0.3, एच निकालना है, काट लो। पॉइंट, ये 3 बार कट गया, ये भी 3 बार कट गया, ये इधर आ गए। 9 गुणा 0.9 इंटू 7/22 बराबर एच। ठीक है, दशमलव लगा दें। 81/10 गुणा 7/22। पाँच सौ सड़सठ में 220 का भाग दें तो 2 बार तो जाएगा ही जाएगा। 440 आएगा तो 2 बार तो जाएगा ही, लेकिन 3 बार नहीं जाएगा। तो ये 2.6 या 2.8, ये तो नहीं होगा, है ना। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। 2.6 और 2.8 कितना? 2.6, 5, 6, 7 डिवाइडेड बाय 220, 2.57।
2.6। सही है। क्वेश्चन कह रहा है एक घनाकार कक्ष के फर्श का क्षेत्रफल इतना है। फर्श का क्षेत्रफल, फर्श होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब ए स्क्वायर। अब इसके अंदर, इस कमरे के अंदर सबसे लंबी छड़ कितनी रखी जा सकती है? सबसे लंबी छड़ मतलब विकर्ण। सबसे लंबी छड़ कमरे के अंदर, सबसे लंबी छड़ कमरे का विकर्ण होता है, डायगोनल होता है। इस कमरे में सबसे लंबी छड़ कहां से? ये वाला कोने से लेकर वो सामने वाले कोने तक, मतलब विकर्ण होता है। और विकर्ण बराबर होता है, घन के केस में अगर घन है तो विकर्ण होता है ए अंडर रूट 3। विकर्ण होता है ए अंडर रूट 3। तो भुजा निकाल लो। फर्श का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लेकिन लंबाई और चौड़ाई तो बराबर है क्योंकि ये घन है। तो ये हो गया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर 192। ए बराबर हो गया अंडर रूट 192। 192 बराबर हो गया 2 इंटू 96, फिर 2, फिर 48। और 6 का भी हो जाएगा 2 गुणा 3। तो ये 8 दूनी 16, 16 का 4 हो गया और ये 2 हो गया। 2 बाहर, 4 बाहर, 3 अंदर, 8 अंडर रूट 3। ये भुजा हो गई। तो विकर्ण हो जाएगा भुजा गुणा अंडर रूट 3। तो 8 अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3। ये हो गया 8 गुणा 3, 8 3 24। तो जो लंबी से लंबी छड़ आएगी वो 24 सेंटीमीटर की होगी। अच्छा, सब मीटर में चल रहा है तो ये मीटर में आ जाएगा। ठीक है, लो, इसी के साथ आज की क्लास को विराम देते हैं। बाकी सोमवार को करेंगे, इसको आगे करें। 200 क्वेश्चन इसका टारगेट है हमारा कि 200 क्वेश्चन हो जाए, मेंसुरेशन पूरी हो जाएगी। देखिए, ज्यादा सवाल, ज्यादा चीजों के पीछे मत भागिए। नई नई किताबें लाने का कोई मतलब नहीं बनता। जो चीजें आपके पास है वो अपने आप में पर्याप्त है, बस इनको दोहराइए। जितनी बार दोहराएंगे उतना ज्यादा आप अच्छा होंगे। नई नई चीजें करने से, है ना, पकड़ नहीं आती है। पकड़ आती है एक ही चीज को जब आप बार बार करते हैं, जब आप दोहराते हैं, तब आप बेहतर होते हैं। अब आप कुछ कभी वहां से निकाल रहे हैं, कभी वहां से निकाल रहे हैं, कभी कहीं से निकाल रहे हैं, इससे क्या होगा कि आप, ये भटकाव आ जाएगा और अलग अलग वैरायटी मिलेगी जिससे कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पे जो चीज पड़ी है, जो भी आपके पास पुरानी वाली क्लासेस है, उनको देखिए, उनके क्वेश्चनों को दोहराइए, इनको वापस से दोहराइए, इन्हीं को बार बार दोहराते रहिए। नए क्वेश्चनों से भागने से अच्छा है कि इन्हीं को दोहराओ, इन्हीं पे पकड़ बनाओ, इन्हीं पे स्पीड बनाओ, एक्यूरेसी बनाओ, गलतियां कम करो। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय नए नए सवालों के पीछे भागना, है ना। बिल्कुल, प्रैक्टिस से तो सारी चीजें अच्छी हो जाती है। प्रैक्टिस तो कमाल है। प्रैक्टिस से तो हर चीज आसान हो जाती है। ठीक है, प्रैक्टिस से तो हर चीज आसान हो जाती है। आप कोई भी चीज की प्रैक्टिस कर लीजिए, कैसी भी चीज, अगर आप उसको प्रतिदिन लगातार करते रहते हैं तो वो चीजें अच्छी हो जाएगी। विकर्ण जो होता है ना, वो, तुम जो विकर्ण की बात कर रहे हो फुलचंद, वो है फलक का विकर्ण। जो फलक का विकर्ण होता है वो ए अंडर रूट 2 होता है। फलक का विकर्ण ए अंडर रूट 2 होता है।
कमरे का विकर्ण a√3 होता है। कमरे का जो विकर्ण होता है ना, देखो दो विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण तो होता है कमरे का, एक फलक का। ये ए है, ये ए है, ये ए है। तो जो कमरे का विकर्ण होता है, ये देखो ये है, पहले ये वाला विकर्ण तो है हमारा किसी एक फलक का विकर्ण, किसी एक दीवार का विकर्ण। ये वही है जो तुम कह रहे हो, ये ए है, ये ए है, तो ये a√2 हो गया। डन, बिल्कुल डन। एक विकर्ण जो होता है वो दूसरा होता है, जो हम कहते हैं घन का विकर्ण। वो यहां से शुरू होता है, यहां से शुरू करो, ये यहां से शुरू करो, यहां से शुरू करोगे यहां जाएगा यूं ऐसे। ये होता है a√3। ठीक है ना, तो ये दोनों में फर्क है। और ये विकर्ण इसलिए होता है कि इसमें बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अगर चीजें सोचोगे तो ये समझ में आएगा कि ये कैसे होता है। ठीक है ना, देखो ये a√2 आ गया, फिर 3D में देख पाओगे, ये एंड है, ये ए आ गया, ये हो गया, ये a√2, तो ये हो गया a√3। या यू समझे, पहले ए, फिर ये ए, इनका विकर्ण क्या हो गया a√2। ये ए, या यू मानो ये ए, पहले ए चले, ए चलने के बाद इधर चले, फिर ए चले, तो टोटल दूरी कितनी हो गई a√2। फिर ऊपर चले a√2 और ए, दोबारा पाइथागोरस लगाई, तो ये कितना बना a√3। हाँ, अगस्त में एग्जाम होते हैं तो रात दिन ये कर देंगे हम लोग। अगस्त में अगर एग्जाम हो जाएंगे तो रात दिन कर देंगे, वरना ज़्यादा स्पीड बढ़ाने से फ़ायदा होता नहीं है। अगर आप ज़्यादा पढ़ाएंगे तो फिर ऊपर से जाएगा। इससे बेहतर है चीज़ों को थोड़ा सा धीमे पढ़ें, क्योंकि चीज़ें तो अपने हिसाब से ही पढ़ी जाती है। जैसे आप जिम जाते हैं, तो जिम में क्या होता है, आप आधा घंटा जिम जाएंगे या 1 घंटा जिम जाएंगे तो ठीक रहेगा। अगर आप 8 घंटे जिम जाएंगे तो अगले दिन जिम जाने लायक ही नहीं रहेंगे। ऐसे ही खाना है, आप थोड़ा थोड़ा रोज खाते रहेंगे, उम्र भर खाते रहेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर एक दिन आपने बहुत ज़्यादा खा लिया तो आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो बेहतर है कि जो जितना पच सकता है उतना ही पढ़ा जाए, ना कि ज़्यादा पढ़ा जाए। क्योंकि जितना पढ़ा जा रहा है आप ये पढ़ोगे, फिर आप पुरानी क्लासेस भी देखोगे, रिवीजन भी करोगे, प्रैक्टिस शीट भी निकालोगे, क्वेश्चंस भी करोगे, तो फिर मतलब नहीं बनता कि ज़्यादा चीज़ें ऐड की जाए, थोड़ी चीज़ों को ज़्यादा दोहराया जाए। बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से। अभी देखते हैं, नोटिफिकेशन आने दीजिए। अगस्त में तो परीक्षा का कोई चांस ही नहीं बनता कि अगस्त में कोई परीक्षा करवा दे आपकी। कोई चमत्कारी आदमी ही करवा सकता है। अब तो आप ये सोचो कि काम कम से कम परीक्षा हो जाए, अगस्त तो छोड़ो, दिसंबर में भी हो जाए, इसकी प्रार्थना करें कि कम से कम भर्ती जो है वो इसी साल हो जाए बस। अगस्त तो शायद भूल ही जाओ, लगभग हो गया, अगस्त तो क्लियर ही है। अगस्त तो भूल ही जाओ, अब तो ये सोचो कि दिसंबर, कम से कम दिसंबर ना टले। चलो मिलते हैं आप लोगों से। हाँ, पहले अगस्त बोल रहे थे, अब सितंबर बोल रहे हैं। देखते हैं सितंबर भी आएगा। चलते रहिए, पढ़ते रहिए, बस यही कर सकते हैं हम लोग, ज्यादा क्या कर सकते हैं। जब आएगा तब देखी जाएगी, अभी तो लगे रहो, बस पढ़ते रहो, बढ़िया होते रहो, बेहतर बनते जाओ, ताकि जब भी आए खाली ना जाए। बिल्कुल, वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी जब तक एग्जाम नहीं होगा आपका। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से।